कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिस चीज से थोड़ा डरते हैं वही बार बार सामने आ जाती है? हाँ, होता है। या फिर जब आप किसी चीज के लिए वाकई बहुत उत्साहित होते तो उससे जुड़े मौके अचानक दिखने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ मतलब ऐसा ही नहीं होता, ये कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत है जिसके बारे में हम शायद रोज सोचते भी नहीं। हाँ, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमारी स्रोत सामग्री, जहाँ ध्यान वहाँ ऊर्जा, वहाँ विकास, वो इसे जीवन का अदृश्य संचालक कहती है। अच्छा, अदृश्य संचालक। हाँ, और इसका मूल विचार बहुत ही सरल है देखा जाए तो। हम अपनी मानसिक ऊर्जा, अपना ध्यान जहाँ लगाते हैं, वही चीज हमारे जीवन में बढ़ती है। अब चाहे हम उसे चाहें या ना चाहें, ये अलग बात है। तो आज हम इसी स्रोत सामग्री के पन्नों में जरा गहराई से उतरेंगे। ये कोई मतलब बहुत नई किताब नहीं है, लेकिन इसका जो विश्लेषण है ना ध्यान की शक्ति पर, वो बहुत व्यवहारिक है और कभी-कभी तो चौंका भी देता है। सही कहा। हमारा मकसद बस इसके मुख्य विचारों को समझना है और देखना है कि ये हमारे जीवन के ताने बाने को, हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, इन सब को कैसे बुनता है। बिल्कुल। और स्रोत का दावा है कि ये सिद्धांत उतना ही फंडामेंटल है, उतना ही मौलिक है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। बस ये है कि हम इसे अनदेखा करने के आदी हो गए हैं। तो चलिए इस अदृश्य संचालक के काम करने के तरीके को जरा परत दर परत खोलते हैं। इसकी शुरुआत शायद ध्यान की प्रकृति को समझने से करनी चाहिए। हाँ, स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी गई है। वो कहते हैं कि हमारे मन को एक जैसे बगीचे में होज पाइप होता है ना, हाँ, उसकी तरह समझे। और जो पानी है वो है हमारी जीवन ऊर्जा या हमारी तवज्जो। अब ज्यादातर समय क्या होता है, ये पाइप यूं ही खुला रहता है, पानी इधर उधर बिखरता रहता है, फैलता रहता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी नमी हर जगह पहुंचती है पर कहीं कोई गहरा असर नहीं होता। एक नोजल लगाते हैं, मतलब अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो पानी की एक शक्तिशाली धारा बन जाती है। अच्छा। स्रोत कहता है ध्यान ऊर्जा को दिशा देता है और ये दिशा ही तय करती है कि विकास होगा या विनाश। यही वो आवर्धक लेंस वाली बात है। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला पहलू। बिखरी हुई ऊर्जा बस हल्की गर्मी देती है, लेकिन केंद्रित ऊर्जा में तो जलाने की या फिर कुछ बनाने की दोनों ताकत होती है। बिल्कुल। और यहीं से वृद्धि का नियम, जैसा कि स्रोत इसे कहता है, वो लागू होता है। ये बड़ा सीधा सा नियम है बस है। क्या है ये नियम? कि जिस चीज पर ध्यान लगातार टिका रहता है, बस वो चीज फैलती है, मजबूत होती है, बढ़ती है। लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है। यह नियम अच्छा या बुरा नहीं देखता, ये बस पोषण देता है। मतलब ये न्यूट्रल है पूरी तरह से। इसके उदाहरण स्रोत में भरे पड़े हैं। एक पूरा चैप्टर है समस्या केंद्रित सोच के जाल पर। अच्छा। स्रोत का तर्क है कि जब हम लगातार अपनी मुश्किलों पर, अपनी समस्याओं पर ही ध्यान गड़ाए रखते हैं, तो वे सिर्फ बड़ी ही नहीं लगती, बल्कि हम अनजाने में उन्हें और जटिल बना देते हैं। क्योंकि हमारी सारी क्रिएटिव एनर्जी उन्हें समझने में, उनमें उलझने में ही खर्च हो जाती है। ये तो होता है, हम अक्सर प्रॉब्लम में ही घूमते रह जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ स्रोत एक अभ्यास सुझाता है, कृतज्ञता की खेती। कृतज्ञता की खेती मतलब शुक्रिया अदा करना? हाँ, लेकिन सिर्फ अच्छी चीजों को गिनना नहीं, बल्कि उन पर सक्रिय रूप से जानबूझकर ध्यान केंद्रित करना। और स्रोत का दावा है, और ये बात शायद थोड़ी विवादास्पद लगे, हाँ, कि कृतज्ञता का केंद्रित ध्यान जीवन में समान परिस्थितियों को आकर्षित करने वाले चुंबक की तरह काम करता है। ओह, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही, पर वो इसे ऊर्जा के स्तर पर समझाते हैं। और किसी कौशल में महारत हासिल करना। हाँ, जैसे कोई म्यूजिशियन हो या एथलीट। बिल्कुल। स्रोत इसे केंद्रित ध्यान का प्रत्यक्ष फल कहता है। चाहे कोई संगीतकार हो जो रोज घंटों रियाज करता हो, या कोई वैज्ञानिक जो एक ही प्रॉब्लम पर सालों तक काम करता है, ये ध्यान की निरंतरता ही है जो साधारण को असाधारण बनाती है। ध्यान जो है वो ऊर्जा को एक बहुत महीन, एक शार्प औजार में बदल देता है। यहाँ कुछ दिलचस्प बात है, मतलब स्रोत सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं करता, वो इसे साइंस से जोड़ने की कोशिश भी करता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें मस्तिष्क के एक हिस्से का जिक्र है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS। ये हमारे मस्तिष्क का एक तरह का, कह लीजिए, गेटकीपर या फिल्टर है। गेटकीपर कैसे? देखिए, हमारे आसपास हर पल लाखों करोड़ों बिट्स इंफॉर्मेशन होती है। हम सब पर तो ध्यान नहीं दे सकते, नामुमकिन है। सही बात है। तो RAS ये तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे चेतन मन तक पहुंचेगी। स्रोत कहता है कि RAS हमारे आंतरिक महत्व के रडार की तरह काम करता है। मतलब जो चीज हमारे लिए जरूरी है या जिस पर हमारा फोकस है,
उसे यह पकड़ लेता है। और मजे की बात यह है कि इस रडार को प्रोग्राम कौन करता है? हमारा अपना ध्यान। वो क्लासिक उदाहरण याद है जब कोई नई कार खरीदता है हाँ, मान लीजिए नीले रंग की हैचबैक खरीदी। और फिर अचानक लगता है कि अरे हर सड़क पर वही नीली हैचबैक दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसी उदाहरण को इस्तेमाल करता है ये दिखाने के लिए कि आरएएस कैसे काम करता है। अच्छा। वो कारें पहले भी वहीं थीं। है। ऐसा नहीं कि अचानक बढ़ गईं, लेकिन अब चूंकि नीली हैचबैक आपके ध्यान के केंद्र में है, आपका आरएएस उन्हें फिल्टर करके आपके सामने ला रहा है। वाह। स्रोत इसे कहता है वास्तविकता का चयनात्मक निर्माण। मतलब हम वही देखते हैं या हमें वही ज्यादा दिखाई देता है जिस पर हमारा ध्यान टिका होता है। और ये सिर्फ रास तक ही सीमित नहीं है शायद। स्रोत कुछ ऊर्जा मनोविज्ञान जैसी बात भी करता है, हालांकि वो शब्द शायद अलग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो इसे मानसिक ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तर्क ये है कि हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, उनमें एक तरह की ऊर्जा होती है। विचारों में ऊर्जा? हाँ, स्रोत का तर्क है कि जो विचार हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे मस्तिष्क में मानसिक खांचे या कह लें न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। जैसे पगडंडी बन जाती है बार बार चलने से? बिल्कुल वही। जैसे पानी बह बहकर जमीन में नाली बना देता है, वैसे ही हमारे लगातार के विचार हमारे सोचने के पैटर्न को, हमारी भावनाओं को और आखिर में हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। स्रोत कहता है नकारात्मक सोच का खांचा खोदना आसान है, पर उससे बाहर निकलना मुश्किल। फिर वो आकर्षण के नियम का भी जिक्र आता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, उसका जिक्र है, पर स्रोत थोड़ी सावधानी बरतने को कहता है। वो इसे कोई जादुई छड़ी नहीं मानता। तो फिर क्या है? वो कहता है कि समान ऊर्जा स्तर समान परिस्थितियों को प्रतिध्वनित करते हैं, रेजोनेट करते हैं। मतलब अगर हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा लगातार कमी पर या डर पर या गुस्से पर केंद्रित है, तो हम वैसी ही परिस्थितियों और भावनाओं को अपने अनुभव में ज्यादा पाएंगे। वो हमें ज्यादा महसूस होंगी। अच्छा। हाँ, स्रोत इसे ऊर्जा के लेवल पर समझाने की कोशिश करता है कि एक केंद्रित और जिसमें प्रबल भावना जुड़ी हो ऐसा विचार, वो एक तरह का ऊर्जा सिग्नल भेजता है, और ये सिग्नल यूनिवर्स में या कह ले माहौल में वैसे ही सिग्नल्स के साथ तालमेल बिठाता है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना? हाँ, थोड़ा अमूर्त है, पर स्रोत का मुख्य बिंदु यही है कि हमारा जो अंदरूनी ध्यान है, हमारी जो इंटरनल स्टेट है, वो बाहरी वास्तविकता को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये सब जुड़ा हुआ है, हमारा ध्यान, हमारा आरएएस, हमारे मानसिक खांचे और हमारे जीवन के नतीजे। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन में, जैसे हमारे रिश्तों में कैसे काम करता है, जैसा कि स्रोत बताता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत का एक पूरा अध्याय रिश्तों पर है, जिसका टाइटल है ध्यान का दर्पण। ध्यान का दर्पण। हाँ, तर्क यह है कि हम अपने साथी में या अपने प्रियजनों में अक्सर वही देखते हैं जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम लगातार उनकी कमियों पर, उनकी गलतियों पर, उनकी आदतों पर जो हमें पसंद नहीं, अगर उन्हीं पर ध्यान देते रहेंगे, तो हमारा रिश्ता बस उन कमियों का ही एक आईना, एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। ये तो बहुत स्वाभाविक सा लगता है। हम अक्सर शिकायतें जल्दी पकड़ते हैं, नुक्स जल्दी निकालते हैं। लेकिन स्रोत क्या सुझाव देता है फिर? स्रोत सक्रिय प्रशंसा का अभ्यास करने को कहता है, एक्टिव अप्रिसिएशन। सक्रिय प्रशंसा? ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि सचेत रूप से जानबूझकर अपने साथी की खूबियों पर, उनके छोटे छोटे प्रयासों पर, उनके जो सकारात्मक पहलू हैं जी, उन पर ध्यान केंद्रित करना। और सिर्फ सोचना नहीं, उन्हें बताना भी, व्यक्त करना। स्रोत का दावा है कि प्रशंसा पर केंद्रित ध्यान रिश्ते में विश्वास और जुड़ाव के लिए खाद का काम करता है। मतलब जिस पहलू को सींचेंगे वही बढ़ेगा। बिल्कुल। आप फूल को पानी देंगे तो फूल खिलेगा, कांटे को देंगे तो कांटा बढ़ेगा। ये बात करियर और हमारे लक्ष्यों पर कैसे लागू होती है? स्रोत में इसका भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। वहां लक्ष्य पर लेजर फोकस नाम का एक सेक्शन है। लेजर फोकस? हाँ, स्रोत कहता है कि एक विचलित मन जिसकी ऊर्जा 10 अलग अलग दिशाओं में बटी हुई हो, वो कभी कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाता। वो बस ऊर्जा की बर्बादी है, छितराया हुआ ध्यान। लेकिन एक केंद्रित मन, अगर फोकस एक जगह हो तो? स्रोत के अनुसार एक केंद्रित मन जो अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, वो साधारण कोशिशों को भी असाधारण सफलता में बदल सकता है। इसमें एथलीट्स का उदाहरण दिया गया है। हाँ, विजुअलाइज करते हैं अपनी जीत को। बिल्कुल, वो अपनी जीत की कल्पना करते हैं। या उन उद्यमियों का, बिजनेस करने वालों का, जो अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान एक आइडिया पर लगा देते हैं। स्रोत इसे ध्यान द्वारा ऊर्जा का संचयन कहता है।
ऊर्जा का संचयन मतलब इकट्ठा करना। हाँ, फोकस जो है वो बिखरी हुई ऊर्जा को जमा करता है, उसे कंसंट्रेट करता है और उसे प्रभावी, इफेक्टिव बनाता है। और हमारी सेहत के बारे में क्या? क्या हमारा ध्यान हमारी सेहत को भी प्रभावित करता है? स्रोत इस पर काफी जोर देता है। एक सेक्शन है मन का शरीर पर प्रभाव। उसमें तर्क ये है कि अगर हम लगातार डर, चिंता या बीमारी के विचारों पर ही ध्यान केंद्रित करते रहें तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। तंदुरुस्ती पर, अच्छी भावनाओं पर और स्वस्थ आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे अच्छा खाना, व्यायाम, पूरा आराम, पॉजिटिव सोच। हाँ, सकारात्मक भावनाएं, तो हम न केवल बेहतर महसूस करते हैं बल्कि हम अपने शरीर की जो स्वाभाविक हीलिंग प्रोसेस है उसे भी सपोर्ट करते हैं, उसे बल देते हैं। श्रोत एक इंटरेस्टिंग बात कहता है। क्या? वो कहता है, शरीर मन के निर्देशों का पालन करता है, ध्यान वो निर्देश है। वाह, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन अपने मन के घोड़े को काबू करना कहाँ आसान होता है। ये तो भागता रहता है। क्या श्रोत हमारे ध्यान को सचेत रूप से, कॉन्शियसली डायरेक्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है? हाँ बिल्कुल, खाली सिद्धांत नहीं है, प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं। श्रोत कुछ ध्यान प्रबंधन उपकरण सुझाता है। अच्छा, जैसे कि? पहला है साक्षी भाव, या जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस, हाँ सुना है। के प्रति जागरूक होना, उन्हें देखना जैसे आप ट्रैफिक देख रहे हो, बिना उनमें उलझे, बिना उन पर तुरंत रिएक्ट किए। ये हमें अपने ध्यान को भटकते हुए पकड़ने में मदद करता है और फिर धीरे से उसे वापस वहां लाने में मदद करता है जहां हम उसे रखना चाहते हैं। ओके, और दूसरा? दूसरा उपकरण है मानसिक चित्र निर्माण या विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना। हाँ, लेकिन श्रोत इसे सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं कहता, बल्कि रोजाना कुछ मिनट निकालकर अपने मनचाहे परिणाम को, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसे पूरी स्पष्टता और पूरी भावना के साथ कल्पना करना, जैसे कि वो सचमुच हो चुका है। अच्छा, इससे क्या होता है? ये हमारे RAS को, जिसकी हमने बात की थी, हाँ, गेटकीपर को, हाँ, उसे उस लक्ष्य के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बनाने में मदद करता है। वो उस लक्ष्य से जुड़ी चीजों को नोटिस करने लगता है। ओके, तीसरा क्या है? तीसरा है विचारों को अंकित करना, यानी जर्नलिंग, लिखना। डायरी लिखना जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। श्रोत सुझाव देता है कि हम नियमित रूप से उन चीजों के बारे में लिखें जिन्हें हम अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। हमारे लक्ष्य, हमारे पॉजिटिव अनुभव, वो चीजें जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लिखने से क्या होता है कि विचार थोड़े ठोस हो जाते हैं और ध्यान केंद्रित होता है। ये बात सही है, लिखने से क्लैरिटी आती है। चौथा है सकारात्मक स्वसंवाद, या जिसे अफर्मेशंस कहते हैं, प्रतिज्ञान। अफर्मेशंस, वो पॉजिटिव वाक्य? हाँ, ये छोटे शक्तिशाली सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें हम खुद से दोहराते हैं। श्रोत इन्हें अवचेतन मन के लिए बीज मंत्र कहता है, जैसे मैं शांत और केंद्रित हूं, या मेरे पास अवसरों की भरमार है। हाँ, लेकिन श्रोत ये भी चेतावनी देता है कि अफर्मेशन सिर्फ तोते की तरह रटने से काम नहीं करते। अच्छा? उन्हें भावनाओं और विश्वास के साथ महसूस करना जरूरी है। असल में वो हमारे ध्यान को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिव संभावनाओं पर टिकाने में मदद करते हैं। ओके, और पांचवा आपने पहले जिक्र किया था? हाँ, पांचवा, और जिसे श्रोत सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक मानता है, वो है कृतज्ञता की खेती, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। शुक्रगुजार होना। हाँ, रोजाना उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिनके लिए हम आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह की चाय, किसी की मुस्कान, सेहत, कुछ भी। इससे क्या फर्क पड़ता है? श्रोत का तर्क है कि कृतज्ञता का अभ्यास हमारे ध्यान को कमी वाली सोच से हटाकर प्रचुरता वाली सोच पर लाता है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है, हाँ, तो ये न केवल हमें बेहतर महसूस कराता है, बल्कि श्रोत के अनुसार ये हमारे जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए एक तरह का ऊर्जा द्वार खोलता है। तो ये सारे उपकरण, ये टूल्स हमें अपने ध्यान रूपी नोजल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ताकि हम अपनी ऊर्जा वहीं लगा सकें जहां हम वाकई में कुछ उगाना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है, एक कॉशन है जिस पर श्रोत बार बार जोर देता है। वो क्या है? कि ये सिद्धांत, जहां ध्यान वहां ऊर्जा वहां विकास, ये पूरी तरह से तटस्थ है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब? इसका मतलब है कि ये सिद्धांत अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं करता। ये कोई नैतिक कंपास लेकर नहीं चलता। ये बस उस चीज को बढ़ाता है, उस चीज को पोषित करता है जिस पर ध्यान दिया जाता है। ओह! अगर हम लगातार डर पर,
शक पर या दूसरों की बुराई करने पर, आलोचना पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारे जीवन में यही चीजें बढ़ेंगी, हमारी ऊर्जा इन्हीं को सींचेगी। और अगर हम प्यार पर, संभावनाओं पर, सीखने पर, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन में ये चीजें बढ़ेंगी। स्रोत कहता है ध्यान एक शक्तिशाली खाद की तरह है। ये जहरीले पौधे को भी उतना ही पोषण देगा जितना सुंदर फूल को। चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम किस पौधे को अपनी ऊर्जा से सींचना चाहते हैं। एकदम। स्रोत में वो बगीचे वाली उपमा को आगे भी बढ़ाया गया है। वो कहता है कि हम सब अपने मानसिक बगीचे के माली हैं। हम माली हैं। हाँ, और हर पल हर क्षण हम ये चुन रहे हैं कि किस विचार रूपी बीज को, किस भावना रूपी पौधे को अपने ध्यान का पानी देना है। और ये हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है, आत्मनिरीक्षण के लिए, कि क्या हम अनजाने में अपने बगीचे में खरपतवार उगा रहे हैं। खरपतवार जैसे पुरानी शिकायतें, ऐसे विश्वास जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स, बेवजह के डर। क्योंकि अगर हमारा ध्यान वहां है तो हमारी ऊर्जा भी वहीं बह रही है और वो चीजें और मजबूत हो रही हैं। बात तो सही है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस स्रोत सामग्री का निचोड़ क्या है? एकदम संक्षेप में निचोड़ ये है कि हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। इट्स आवर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। ये हमारी जीवन ऊर्जा का दिशा सूचक है, कंपास है। और यही तय करता है कि हमारे अनुभव का स्वाद कैसा होगा, हमारे जीवन में क्या फलेगा फूलेगा और क्या मुरझा जाएगा। जैसा कि स्रोत का वो केंद्रीय वाक्य है जो शायद हमें याद रखना चाहिए, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है और चीजें बढ़ती हैं। बिल्कुल, ये एक सरल पर बहुत गहरा सत्य है। इसलिए ये सवाल पूछना लाजमी है खुद से, आज हमारा ध्यान कहाँ है? इस पल, अभी हम अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा किसे दे रहे हैं? हाँ, और क्या हम सचेत रूप से चुन रहे हैं कि हम किसे पोषित करना चाहते हैं, या बस आदतन कहीं भी ध्यान बह रहा है? अगर हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, मान लीजिए ज्यादा खुशी चाहिए, बेहतर रिश्ते चाहिए, ज्यादा सफलता चाहिए, तो स्रोत के अनुसार शुरुआत अपने ध्यान को बदलने से करनी होगी। बिल्कुल, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिन्हें हम बढ़ाना चाहते हैं। प्यार चाहते हैं तो प्यार देने और महसूस करने पर ध्यान दें। शांति चाहते हैं तो शांति के पलों पर, कृतज्ञता पर ध्यान दें। विकास चाहते हैं तो सीखने पर, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें। चुनाव हर पल हमारे हाथ में है, हर सांस के साथ हम ये चुनाव कर रहे हैं। अंततः ध्यान का चुनाव ही असल में जीवन के निर्माण का चुनाव है। हाँ। और यहाँ एक अंतिम विचार है जो स्रोत के अंत में एक सवाल के रूप में उठता है। एक सोचने वाली बात है। क्या है वो? अगर हम इस सिद्धांत की शक्ति को पूरी तरह समझ लें, इसकी ताकत को मान लें, तो सबसे पहली चीज क्या होगी जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करना बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। हाँ। ऐसी कौन सी खरपतवार है हमारे मानसिक बगीचे में जिसे हम आज से ही सींचना बंद करने का फैसला कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? क्योंकि हमारे मानसिक बगीचे की सेहत वो पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है।